मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ भाई, लग यही रहा है कि अब नहीं बचती नून लीग की हुकूमत, जी का जाना ठहर गया है। पहले मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई शय नहीं, और अब DGI-SPR ने भी गुड गवर्नेंस ना होने का शिकवा कर दिया, और वो भी बिना लगी लिपटी रखे यहाँ तक कह गए कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर इसके लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो होने दें। समझ रहे हैं ना? शक यकीन में बदलता जा रहा है कि एक सफ़ाए हस्ती से मिट चुका उस्ताद जी। खैर, एक एक लफ्ज़ नपातुला बोला लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने। बस सुनते जाएं, सर धुनते जाएं। कहने लगे, मोहसिन नकवी ने जो कहा वो उनकी ज़ाती राय है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पहले भी कहता रहा हूं कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की कुंजी है। इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए, मगर लानी कैसे है गुड गवर्नेंस? इसका फैसला सियासतदान और सियासी जमातें करेंगी। हमसे पूछें तो इस पे सीरियस बातचीत करना होगी। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में 6.5 करोड़ आबादी थी, तब 4 सूबे थे। अब आबादी 4 गुना बढ़ गई, मगर वही 4 सूबे हैं। तो क्या इस तरह गुड गवर्नेंस हो सकती है? लेकिन ये बहस सियासतदान करें, जो पावर में है या जो पहले थे वो करें। गौर करें जुमले पे कि जो पहले इक़्तिदार में थे वो भी बहस करें। खैर, मजीद कहा, जो लोगों के सामने इसके लिए जवाबदेह हैं वो करें, लेकिन जो भी हो वो अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हो। हम भी अवाम का हिस्सा हैं और गुड गवर्नेंस के ख्वाहिशमंद हैं। अगर इस गुड गवर्नेंस के इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो होने दें इसे। अगर तब्दीलियाँ चाहिए तो होने दें, लेकिन ये सब आईनी और कानूनी तरीके से हो, अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। तमाम सियासतदानों की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि जमूद किसी चीज़ का हल नहीं। पानी भी खड़ा हो तो बदबूदार हो जाता है। अब बताएं, मरियम नवाज ने पूछा था ना कि कयामत कितने बजे है, तो मरियम नवाज जी, सियासी कयामत बर्पा हो चुकी, या यूं कह लें कि सियासी कयामत की अलामात पूरी हो चुकी। आप और आपके चचा का वक्त हिसाब आन पहुंचा। अब तैयार रहें, क्योंकि पहले वफाकी काबीना के अहम तरीन वजीर मोहसिन नकवी ने अदम एतमाद कर दिया वफाकी हुकूमत और आपकी पंजाब हुकूमत पे। गवर्नेंस ना होने का ऐलान किया, और अब गवर्नेंस ना होने का शिकवा कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी। खैर, बहुत मौज कर ली 2.5 साल। अब लग यही रहा है कि कैदी नंबर 804 के मौज करने का वक्त आ चुका। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, नए सूबे बनाने का मोहसिन नकवी का बयान वाज़ेह दलील है कि सेम पेज फट चुका है, और जाहिर है जब सेम पेज फट जाए तो मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया जाता है। मतलब शायद PTI से मामला तय पा गए मुक़्तदरा के, क्योंकि PTI वो वाहिद जमात है जिसे सूबों की तकसीम पे कोई एतराज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हिस्से करें या 4, पंजाब से जितने मर्जी सूबे निकाल लें, हर जगह मौजूद है वोट PTI का। इसलिए PTI पे नजरे करम का वक्त हुआ चाहता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध और नून लीग पंजाब की तकसीम नहीं चाहती, क्योंकि पंजाब तकसीम हुआ तो नून लीग का वोट बैंक तबाह हो जाएगा। सिंध से कराची को अलग कर दिया गया तो पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कराची है कमाऊ पूत, और ये कमाऊ पूत हाथ से निकल जाएगा पीपल्स पार्टी के। इसलिए हो सकता है इसीलिए पार्लिमान के जरिए PTI को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए, फॉर्म 47 के केसेस का फैसला हो जाए, मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिल जाएं, या फिर नए इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। PTI 2/3 अक्सरियत से जीत गई तो फिर 28वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। इस तरमीम के बाद पार्लिमान को हक मिल जाएगा नए सूबे बनाने का। न्यू एस्टैब्लिशमेंट का ये दरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा। 13 नए सूबे बनने जा रहे हैं, 13, जबकि 15 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा मौजूदा 4 सूबों को। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान को 3 में। दोस्तों, ये ट्वीट किया है साउथ एशिया इंडेक्स ने। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान नए सूबे बनाने के एक लीगल पैकेज पे काम कर रही है। इसके तहत कराची को सिंध और गवादर को बलूचिस्तान से अलग करके विफाक के मातहत बना दिया जाएगा। न्यू विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके होंगे इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची और गवादर। पंजाब को 4 हिस्सों, मगरबी पंजाब, जनूबी पंजाब, बहावलपुर और पोठोहार में तकसीम कर दिया जाएगा। यानी 4 सूबे बना दिए जाएंगे पंजाब में। इसी तरह सिंध से 3 सूबे बनाए जाएंगे, जो कि होंगे शहरी सिंधी, देही सिंध और मेहरान। कराची को सिंध से जुदा करके विफाक के ज़ेर इंतज़ाम दे दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इसे खैबर, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा और कोहिस्तान में तकसीम कर दिया जाएगा। रहा बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान नाम का सूबा बरकरार रहेगा, मगर इससे मकरान को अलग करके नया सूबा बना दिया जाएगा, और कराची की तरह गवादर को भी विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया जाएगा। यूं गवादर भी बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन साउथ एशिया इंडेक्स ने ट्वीट किया है कि
اور اس کے ٹویٹس کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹ ہے یہ۔ کیا واقعی ایران نے امریکہ کے 3 عدد 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیارے F-35 تباہ کر دیے؟ تو دوستو، ایران اپنے اس دعوے کے ثبوت کے طور پہ سیٹلائٹ تصاویر سامنے لے آیا، کیونکہ امریکہ نے ایران کے اس دعوے کی سختی سے تردید کر دی تھی۔ کہا تھا ایران نے اردن کے اس ایئر بیس پہ میزائل اور ڈرون برسائے جہاں پہ طیارے کھڑے تھے، لیکن ان میزائلوں اور ڈرونز کو یا تو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا یا پھر انہیں پہنچنے ہی نہیں دیا گیا امریکی اڈے تک۔ یوں بالکل محفوظ رہے امریکی طیارے۔ اس کے بعد ایران نے اردن کے اس ایئر بیس پہ حملے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ ابھی تک امریکہ نے ان سیٹلائٹ تصاویر کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ آزاد ذرائع سے بھی ان تصاویر کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دیکھیں، اگر تو واقعی ایران نے 3 F-35 طیارے تباہ کر دیے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس کا، کیونکہ F-35 دنیا کے جدید ترین طیاروں میں سے ایک ہے، مگر ابھی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ خیر، دوسری جانب ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے آبنہ ہرمز میں امریکی لڑاکا طیاروں کی زیر نگرانی چلنے والے تیل بردار 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملے کے بعد یہ دونوں آئل ٹینکرز رک گئے، جبکہ باقی 4 آئل ٹینکرز نے اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے یو ٹرن لے لیا، واپس چلے گئے وہ۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ نشانہ بنائے گئے بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستے کے بجائے غیر اعلانیہ راستے سے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن امریکہ یا آزاد ذرائع نے ایران کے ان دونوں دعووں کی بھی تصدیق یا تردید نہیں کیا۔ ایران نے مصر کی بندرگاہ پہ ڈرون حملہ، یہ کام اسرائیل کا ہے، اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن ہے یہ۔ دوستو، ایران نے مصر کی بندرگاہ پہ 2 بحری جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کو اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ کہا خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی گئی ہے یہ کارروائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا کہ مصر کی سلامتی ایران کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ مصر دوست ہے ایران کا اور خطے کا اہم شراکت دار بھی۔ خطے کے ممالک کو اسرائیل کی ایسی سازشوں اور فالس فلیگ آپریشن سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان کا مقصد مسلمان ممالک میں اختلاف پیدا کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا خطرہ ہے ہی مسلم دنیا کے اتحاد کو، اور ہاں، صرف ایران ہی نہیں بلکہ مصر نے بھی ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی جن میں الزام لگایا گیا کہ ایران نے کیا مصر کی بندرگاہ پہ حملہ۔ مصر کے وزیر اطلاعات نے ایسی تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے کے مسترد کر ڈالا۔ خیر، اگر ایران کی یہ بات مان لی جائے کہ مصر پہ حملہ اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن تھا، تو ایران نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس حملے کا الزام تو ایران پہ ہی لگانا، مگر اللہ جانے ایران کون سی دوستی نبھا رہا ہے اسرائیل سے۔ خطے کا صرف ایک ملک ہے جو پاسداران کے شر سے بچا ہوا ہے، اور وہ اسرائیل ہے۔